हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं रेलपथ चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के जितने भी डिवीज़न में जेई पोस्ट होते हैं उसका 20% रिजर्व होता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, ताकि ट्रैक मेंटेन एलडीसी कोटा के तहत एग्ज़ाम देकर 4200 ग्रेड पे की प्रमोशनल जेई की पोस्ट पर ज्वाइन हो सके। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 का ही आंसर देना होता है। 10 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी राजभाषा से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन हिंदी में कराया जाएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। अगर आप भी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम रेल स्लीपर नवीकरण के बारे में जानकारी लेंगे। जहाँ तक हमें मालूम है कि सबकी कुछ न कुछ कार्यकाल होती है, चाहे रेल हो या स्लीपर हो या फिर लाइनर हो या फिर ईआरसी हो, तो सबकी कार्यकाल होती है और जीएमटी पे भी निर्भर करता है। जैसे रेल के नवीकरण यानी टीआरआर, अभी 90 आर अगर रेल है तो 5% लॉस होने के बाद उसे रेल नवीकरण किया जाता है, और अगर 52 kg रेल है तो 6% लॉस होने के बाद उसे रेल नवीकरण किया जाता है, और अगर 60 kg है तो 7% लॉस होने पर उसे रेल नवीकरण किया जाता है। ये दोस्तों, जो भी परसेंटेज है उसका वजन का उतना परसेंट लॉस होने के बाद नवीकरण किया जाएगा। और रेल फ्लैंज में अगर 1.5 mm से अधिक जंग से गड्ढे होने पर भी रेल नवीकरण किया जाएगा। तो दोस्तों, रेल नवीकरण बियरिंग के मामले में भी किया जाता है। तो वर्टिकल बियर अगर 52 kg रेल है तो 8 mm घसने के बाद किया जाएगा, और 60 kg रेल है तो 13 mm घटने के बाद किया जाएगा। और लेटरल बियर में सीधी अगर लाइन है और ए बी रूट है तो 6 mm घटने के बाद रेनुअल किया जाएगा, और अगर सीधी लाइन है और सी डी रूट है तो सी डी रूट के लिए 8 mm के बाद रेल रिन्यूअल किया जाएगा। और अगर लेटरल बियर में अगर कर्व लाइन है तो ए बी रूट के लिए 8 mm के बाद रिन्यूअल किया जाएगा, और सी डी रूट के लिए 10 mm के बाद किया जाएगा। तो दोस्तों, यही नहीं, और ये जीएमटी पे भी निर्भर किया जाता है। अगर 52 kg 72 यूटीएस रेल है तो 350 जीएमटी पे रिन्यूअल किया जाता है, और 90 यूटीएस रेल है तो 525 जीएमटी पे किया जाता है। और अगर 60 kg रेल है तो 72 यूटीएस के लिए 550 जीएमटी और 90 यूटीएस के लिए 800 जीएमटी पे किया जाता है। दोस्तों, रेल नवीकरण में और यह भी ध्यान दिया जाता है, अगर महत्वपूर्ण ब्रिज है तो वो जीएमटी उसमें आधी हो जाएगी। आपको ये ध्यान देना है दोस्तों। अगर मेजर ब्रिज रहता है या फिर वो बैंकिंग अगर 5 मीटर से हाई रहेगा तो उसके ब्रिज के आसपास 100 मीटर तक वो जो है जीएमटी उसमें आधी हो जाएगी। उसी तरह स्लीपर में भी टूटने फूटने से स्लीपर का भी रिन्यूअल किया जाता है। स्लीपर में फ्लंज के नीचे अगर 3 mm से अधिक गड्ढे हो गए, या फिर इंसर्ट खराब हो गया, या फिर इंसर्ट टूट गया, तो भी नवीकरण किया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग इसी के बारे में अब एक एक करके हर चीज़ों को समझेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, मैं अब क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूँ। 52 किलोग्राम रेल पर घिसाव के कारण सेक्शन की सीमित हानि डैश % है। तो इसका आंसर
6% हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। 60 किलोग्राम रेल पर ऊर्ध्वाधर घिसाव की सीमा होती है। तो 60 किलोग्राम की ऊर्ध्वाधर घिसाव की सीमा कितना mm तक होती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 13 mm। ए रूट पर घुमावदार ट्रैक में रेल नवीकरण के लिए सीमित लेटरल घिसाव होती है। तो कितनी घिसाव तक परमिशन है? तो ये सीमित है 8 mm, आंसर डी हो जाएगा। बिखरे नवीकरण को डैश से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो बिखरे हुए नवीकरण को जो है रिलीज किए गए उसी प्रकार के मरम्मत योग्य और लगभग उतने ही पुराने घटक के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिखरे हुए नवीकरण पृथक स्थानों पर किए जाते हैं। तो बिखरे नवीकरण कैसे स्थानों पर किए जाते हैं? तो एक साल में एक गैंग बीट में 10 रेल या फिर 250 स्लीपर से अधिक नहीं करनी चाहिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आकस्मिक नवीकरण डैश पर किया जाता है। तो आकस्मिक नवीकरण जो है पृथक स्थान जहां निरंतर छोटे स्ट्रेच होते हैं वहां किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आकस्मिक नवीकरण डैश के लिए किया जाता है। तो आकस्मिक नवीकरण किसके लिए किया जाता है? तो जो सामान रख रखाव कार्यों का हिस्सा नहीं और जो बिखरे हुए नवीकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी इसका आंसर दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। बिखरे नवीकरण डैश के रूप में किए जाते हैं। तो बिखरे नवीकरण जो है सामान्य रखरखाव प्रचालनों के हिस्से में किए जाते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल नवीकरण के लिए प्रस्तावित मापदंड है। तो रेल नवीकरण करने के लिए प्रस्तावित मापदंड क्या है? एक वर्ष में प्रति 10 किलोमीटर में सिर्फ 5 रेल निकासी वाले रेल फ्रैक्चर को कर सकते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल नवीकरण के लिए प्रस्तावित मापदंड है। तो रेल नवीकरण के लिए प्रति किलोमीटर 30 से अधिक खराब बेल्ट मौजूद हो। अगर 1 किलोमीटर में 30 से अधिक खराब बेल्ट है तो रेल नवीकरण किया जानी चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। रेल नवीकरण के लिए वेब और फुट में जंक के कारण डैश घिसाव को मापदंड माना जाता है। तो जंक लगने से भी रेल रिन्यूअल किया जाता है। तो ये कितनी होनी चाहिए? 1.5 mm से अगर अधिक हो गया जंक तो उसे रिन्यूअल किया जानी चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। $52 किलोग्राम रेल पर वर्टिकल वियर घिसाई की सीमा डैश है। तो वर्टिकल घिसाई की सीमा कितनी है? तो इसका आंसर 8 mm है, ए हो जाएगा। ग्रुप ए और बी मार्गों में घुमावदार रेल पथ पर रेल नवीकरण के लिए सीमित पार्श्व घिसाई होती है, यानी लेटरल घिसाई कितनी होती है? तो ये 8 mm कर्व पे। आंसर सी हो जाएगा। ग्रुप सी और डी मार्गों में घुमावदार रेल पथ पर रेल नवीकरण के लिए सीमित पार्श्व घिसाई होती है। तो ग्रुप सी और डी मार्गों के लिए कितनी होती है? तो इसकी 10 mm। आंसर डी हो जाएगा। ग्रुप ए और बी मार्गों में सीधे रेल पथ पर रेल नवीकरण के लिए सीमित पार्श्व घिसाई होती है। तो सीधे मार्गों के लिए 6 mm होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा।
रेल टॉप टेबल के नीचे डैश पर पार्श्व घिसाई को मापा जाता है। तो वो कहाँ पे मापा जाता है? तो 13 से 15 mm यानी सी हो जाएगा। 13 से 15 mm के नीचे टॉप से मापा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्राथमिक नवीकरण के दौरान स्लीपर से स्लीपर के बीच गेज का लेइंग टॉलरेंस होनी चाहिए। तो स्लीपर से स्लीपर के बीच कितनी होनी चाहिए? तो ये 2 mm तक परमिशन है। इसकी आंसर बी हो जाएगा। प्राथमिक नवीकरण के दौरान हाई जॉइंटों का लेइंग टॉलरेंस होता है। तो अगर हाई जॉइंट है उसका लेइंग टॉलरेंस कितनी होती है? तो ये ±2 mm। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्राथमिक नवीकरण के दौरान लो जॉइंटों का टॉलरेंस क्या होता है? तो लो जॉइंटों का टॉलरेंस 0 होनी चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्राथमिक नवीकरण के दौरान वर्गाकार जोड़ों का टॉलरेंस होता है। तो वर्गाकार जोड़ों का टॉलरेंस होता है ये ±10 mm होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। प्राथमिक नवीकरण के दौरान प्रत्येक 4 स्लीपर पर क्रॉस लेवल में लेइंग टॉलरेंस होता है। तो क्रॉस लेवल अगर आप चेक करते हैं तो उसका 4 स्लीपर के अंदर लेइंग टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए? तो ये ±3 mm तक। आंसर बी हो जाएगा। प्राथमिक नवीकरण के दौरान सीधे ट्रैक में 10 मीटर कार्ड पर संरेखण का टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए? तो 10 मीटर कार्ड से आप अगर माप रहे हैं तो उसकी ±2 mm से ज़्यादा टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्राथमिक नवीकरण के दौरान 600 मीटर और अधिक रेडियस वाले घुमावदार ट्रैक में 30 मीटर कार्ड पर संरेखण का लेइंग टॉलरेंस होता है। तो इसका कितना होता है? तो इसका 5 mm होता है। आंसर बी हो जाएगा। प्राथमिक नवीकरण के दौरान 600 मीटर और उससे तेज रेडियस वाले घुमावदार ट्रैक में 10 मीटर कार्ड का संरेखण का लेइंग टॉलरेंस होगा। तो 10 मीटर कार्ड का लेइंग टॉलरेंस ये 10 mm होता है। आंसर ए हो जाएगा। प्राथमिक नवीकरण के दौरान मौजूदा और स्वीकृत रेखांश स्तरों के बीच लेइंग टॉलरेंस में भिन्नता डैश होती है। तो इसकी आंसर हो जाएगा ये 50 mm की भिन्नता होती है। आंसर डी हो जाएगा। अप्रचलित सेक्शन की श्रेणी 1 सामग्री जो विनिमय है को डैश माना जाता है। तो अप्रचलित सेक्शन की जो है श्रेणी माना जाता है तो उसे श्रेणी 1 माना जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। श्रेणी 2 सामग्री में डैश शामिल होते हैं। तो श्रेणी 2 सामग्री में क्या शामिल होते हैं? तो अप्रचलित सेक्शन की सभी नई सामग्री और ट्रैक पर उपयोग के लिए और सभी मानक और अप्रचलित सामग्री। इसका आंसर सी होगा, दोनों ए और बी। श्रेणी 2 के ए रेल डैश में उपयोग के लिए फिट है। अगर श्रेणी 2 का ए रेल है तो कौन सी लाइनें के लिए फिट है? तो ए है, रनिंग लाइनें के लिए फिट है। आंसर ए हो जाएगा। श्रेणी 2 का बी रेल डैश में उपयोग के लिए फिट है। तो श्रेणी 2 का बी रेल किस लिए फिट है? तो ये गैर रनिंग लाइनों के लिए फिट है। इसका आंसर बी हो जाएगा। सभी महत्वपूर्ण पुलों के लिए प्रॉपर पुल और अप्रोच यानी दोनों तरफ 100 मीटर तक पर थ्रू रेल नवीकरण करने के लिए किए गए यातायात के कुल जीएमटी के संदर्भ में कार्यावधि ऐसे बड़े पुलों पर जहां बैंक की ऊंचाई डैश से अधिक है निर्धारित जीएमटी का आधा होगा। यानी अगर 5 mm बैंकिंग की हाइट है तो जो भी जीएमटी होगा कार्यकाल की, अगर समझो 60 kg 90 UTS का कार्यकाल 800 जीएमटी है तो वो 400 जीएमटी में ही रेल रिन्यूअल किया जाएगा। तो इसका आंसर 5 मीटर हो जाएगा।
काम का पूरा करने और समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के डैश के भीतर रिलेइंग कामों से संबंधित खातों को बंद कर देनी चाहिए। तो इसका आंसर 3 महीने हो जाएगा। श्रेणी 1 के सभी रेल पथ सामग्री को निम्नानुसार अलग किया जाना चाहिए। तो श्रेणी 1 के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसमें कोई निशान नहीं रहता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। रनिंग लाइन श्रेणी 2 के ए के सभी सेकेंड हैंड रेलों को निम्नानुसार अलग किया जाना चाहिए। तो इसको कौन सा रंग से लेप किया जाना चाहिए? तो इसे अंत में सफ़ेद रंग का लेप किया जाना चाहिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। नॉन रनिंग लाइनों पर बिछाए जाने वाले श्रेणी 2 का बी के सभी सेकेंड हैंड रेलों को निम्नानुसार अलग किया जाना चाहिए। तो श्रेणी 2 का बी को कौन सा रंग से रंगा जाना चाहिए? तो ये अंत में पीले रंग का लेप से रंगा जाना चाहिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। हर डैश के बाद थ्रू गिट्टी नवीकरण किया जाता है। तो ये 10 साल या 500 जीएमटी जो भी पहले हो तो उसके बाद थ्रू नवीकरण किया जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। मशीन टैंपिंग आरंभ करने से पहले और मौजूदा साफ गिट्टी कुशन कम होने पर थ्रू गिट्टी नवीकरण किया जाता है। तो गिट्टी का नवीकरण किया जाता है अगर 150 mm से कम हो गया कुशन तो किया जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। गर्डर पुलों पर जब डैश दोषपूर्ण होते हैं और नवीकरण की आवश्यकता होती है तब पूरे स्पैन का नवीकरण किया जाना चाहिए। तो अगर गर्डर पुल पे आपको 20% या उससे अधिक दोषपूर्ण यानी क्षति टूटा फूटा कुछ है तो वो पूरे स्पान का किया जाना चाहिए, उसका आंसर सी हो जाएगा। 60 किलोग्राम पॉइंट एंड क्रॉसिंग के थ्रू रेल नवीकरण के लिए मापदंड फैब्रिकेटेड स्विचों की कारजब्दी होती है। तो फैब्रिकेटेड स्विच की जो कारजब्दी होती है वो होती है आपको 300 GMT होती है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 52 किलोग्राम पॉइंट एंड क्रॉसिंग के थ्रू रेल नवीकरण के लिए मापदंड फैब्रिकेटेड स्विचों की कारजब्दी होती है। तो ये अगर 52 किलो की पॉइंट एंड क्रॉसिंग के फैब्रिकेटेड स्विच है तो उसकी होती है 250 GMT, इसका आंसर सी हो जाएगा। GMT में डैश सेवा काल पार करने से पहले 60 किलोग्राम CMS क्रॉसिंग के नवीकरण की योजना बनाई जाती है। तो 300 GMT पार होने से पहले ही नवीकरण की योजना बनाई जाती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। GMT में डैश सेवा काल पार करने से पहले 52 किलोग्राम CMS क्रॉसिंग के नवीकरण की योजना बनाई जाती है, तो इसका आंसर 300 GMT हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर यही सेम क्वेश्चन में 52 किलोग्राम या 60 किलोग्राम में रोबोटिक वेल्डिंग के द्वारा अगर रिकंडीशनिंग किया जाता है तो ये दोनों का आंसर 350 GMT 350 GMT हो जाता है। 60 किलोग्राम रेल के रेल नवीकरण के लिए की सिफारिश मापदंड के रूप में रेल सेक्शन की सीमित नुकसान प्रतिशत कितना है? तो 60 किलोग्राम का नुकसान प्रतिशत 7% है, इसका आंसर डी हो जाएगा। वेब या फुट में डैश mm से अधिक जंग को घिसाव के कारण माना जाता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 1.5 mm से अगर अधिक घिसाव है तो रेल का चेंज किया जाता है, आंसर सी हो जाएगा।
ग्रुप ए और बी मार्गों में सीधे ट्रैक पर रिलेइंग करने के लिए पार्श्व घिसाई की सीमा -mm होती है। तो इसकी कितनी होती है? तो इसकी एक ग्रुप मार्ग के लिए सीधे ट्रैक के लिए 6 mm होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्रुप ए बी मार्गों में अगर कर्व ट्रैक है तो पार्श्व घिसाई की सीमा होती है। तो कर्व ट्रैक पे 8 mm तक सीमा होती है। आंसर ए हो जाएगा। ग्रुप सी और डी मार्गों में घुमावदार ट्रैक पर रिलेइंग करने के लिए पार्श्व घिसाई की सीमा -मीटर होती है। तो ये कितनी होती है? तो ये 10 mm होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 52 किलोग्राम 72 UTS रेल के लिए किए गए यातायात के कुल GMT के संदर्भ में नवीकरण विचाराधीन कार्यावधि। तो 52 kg 72 UTS का कितना होता है GMT? तो ये 350 GMT होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 52 किलोग्राम 90 UTS रेल के लिए किए गए यातायात की कुल GMT, यानी 52 kg रेल में 90 UTS का कितनी GMT है? तो ये 525 GMT। इसका आंसर ए हो जाएगा। 60 किलोग्राम 72 UTS रेल के लिए कुल GMT कितना होता है? तो 60 kg 72 UTS रेल में इसका होता है 550 GMT। आंसर सी हो जाएगा। रेल सीट स्थानों पर 3 mm से अधिक नॉच तैयार होने पर कंक्रीट स्लीपर को बदलने के नवीकरण पर विचार किया जाएगा। तो स्लीपर बदलने के लिए उसमें अगर 3 mm अगर गड्ढे हो गए रेल फ्लांज के नीचे तो उसे बदलने पर विचार किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। GMT में 52 किलोग्राम सेक्शन के लिए फैब्रिकेटेड स्विच पर न्यूनतम यातायात के बाद पॉइंट एंड क्रॉसिंग के नवीकरण की योजना बनाई जाएगी। तो 52 kg का अगर फैब्रिकेटेड स्विच है तो 250 GMT के बाद नवीकरण की योजना बनाई जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। GMT में 60 किलोग्राम सेक्शन के लिए फैब्रिकेटेड स्विच पर न्यूनतम यातायात के बाद पॉइंट एंड क्रॉसिंग की नवीकरण की योजना बनाई जाती है। तो अगर 60 kg का फैब्रिकेटेड स्विच है तो इसकी योजना बनाई जाती है 300 GMT के बाद। इसका आंसर आपको 300 GMT करना है। ये 300 GMT कर लीजिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। डी को आप 300 GMT कर लीजिए। GMT में 52 किलोग्राम सेक्शन के लिए थिक वेब स्विच पर न्यूनतम यातायात के बाद पॉइंट और क्रॉसिंग के नवीकरण की योजना बनाई जाती है। तो 52 किलोग्राम अगर थिक वेब स्विच है तो उसकी बनाई जाती है योजना 500 GMT में। आंसर सी हो जाएगा। GMT में 60 किलोग्राम सेक्शन के लिए थिक वेब स्विच पर न्यूनतम यातायात के बाद पॉइंट और क्रॉसिंग के नवीकरण की योजना बनाई जाती है। तो अगर 60 kg का थिक वेब स्विच है तो ये 800 GMT के बाद योजना बनाई जाती है। तो 800 GMT यहाँ नहीं दिया है, ये आप डी में 800 GMT कर लेंगे। 800 GMT के बाद योजना बनाई जाती है, यानी आंसर डी हो जाएगा। GMT में 52 किलोग्राम सेक्शन के लिए CMS क्रॉसिंग पर न्यूनतम यातायात के बाद पॉइंट और क्रॉसिंग के नवीकरण की योजना बनाई जाती है। तो अगर 52 kg का है तो 300 GMT के बाद योजना बनाई जाती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। GMT 60 किलोग्राम सेक्शन के लिए CMS क्रॉसिंग पर न्यूनतम यातायात के बाद पॉइंट एंड क्रॉसिंग की नवीकरण की योजना बनाई जाती है। अगर 60 kg है तो इसका योजना बनाई जाती है ये 300 GMT।
आंसर डी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यही रिकंडीशनिंग जो है 3 राउंड इलेक्ट्रोड ड्रड जो से किया जाता है तो ये दोनों की जीएमटी बढ़ जाती है 50-50 जीएमटी। इसका आंसर 350 हो जाएगा। अगर इसमें लिखा रहेगा रोबोटिक वेल्डिंग के द्वारा रिकंडीशनिंग अगर किया गया है तो 350 आंसर हो जाएगा। GFN 66 लाइनरों की कारजब्दी होती है। तो ये GFN लाइनर की जो कारजब्दी होती है वो कितनी होती है? ये 200 GMT होती है या 4 साल जो भी पहले हो स्थिति के आधार पर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। मेटल लाइनरों की कारजब्दी होती है। तो मेटल लाइनरों की कारजब्दी जो होती है ये होती है 400 GMT या 8 साल जो भी पहले हो या स्थिति के आधार पर। तो इसमें 400 नहीं लिखा हुआ है, बी में आप 400 कर लेंगे। ये 300 लिखा हुआ है, इसको आप 400 कर लेंगे, आंसर बी हो जाएगा। ERC प्लेन ट्रैक की कारजब्दी डैश। तो ERC की जो होती है वो कारजब्दी क्या होती है? ये 400 GMT या 8 वर्ष जो भी पहले हो यह स्थिति के आधार पर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप यहाँ भी 400 कर लेंगे। GRPS की कारजब्दी। GRPS जो होती है रबर पैड, तो उसकी कारजब्दी कितनी होती है? तो इसकी 200 GMT या 4 साल जो भी पहले हो स्थिति के आधार पे। इसका आंसर डी हो जाएगा। CGRSP की कारजब्दी। तो ये रबर पैड ये भी एक रहता है, तो इसकी कारजब्दी क्या होती है? तो इसकी कारजब्दी होती है 400 GMT 8 वर्ष जो भी पहले हो या स्थिति के आधार पर। इसका आंसर डी हो जाएगा। PSC स्लीपर की कारजब्दी है। तो PSC स्लीपर की कारजब्दी जो होती है ये 2000 GMT 40 वर्ष जो भी पहले हो। दोस्तों इसका कहीं पे 2000 GMT और 35 वर्ष भी देगा, तो आप थोड़ा इसको देख लेंगे। ऐसे ये 2000 GMT 40 वर्ष जो भी पहले हो, इसका आंसर डी होगा। मेन लाइनों के लिए नए PSC स्लीपरों के साथ CTR TSR का न्यूनतम स्लीपर घनत्व होता है। अगर नया लाइन डाल रहे हैं तो स्लीपर घनत्व 1660 होगा, यानी कि 60-60 पे स्पेसिंग में डाला जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा। लूप लाइन एवं साइडिंग के लिए नए PSC स्लीपरों के साथ CTR TSR का न्यूनतम स्लीपर घनत्व होता है। तो ये अगर 50 किलोमीटर तक है तो 1540 डेंसिटी होगा, यानी 65 mm पे आप डाल सकते हैं। 50 किलोमीटर से स्पीड कम है तब। आंसर ए हो जाएगा। लूप लाइन एवं साइडिंग के लिए नए PSC स्लीपरों के साथ CTR TSR का न्यूनतम स्लीपर घनत्व अगर 50 किलोमीटर से अधिक है तो अगर 50 किलोमीटर से अधिक है तो आपको वही 1660 डेंसिटी में डालना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में 1660 स्लीपर डालना है। आंसर सी हो जाएगा। यार्ड में रनिंग लाइन एवं व्यस्त लाइनों का स्लीपर घनत्व डैश होगा। तो रनिंग लाइन में m+4 होता है। आंसर डी हो जाएगा। यार्ड लाइनों का स्लीपर घनत्व डैश होना चाहिए। तो ये कितनी होनी चाहिए यार्ड लाइन का, यानी लूप लाइन यार्ड लाइन जो है, तो m+2। आंसर इसका ए हो जाएगा। जारी किए गए सामग्रियों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाना चाहिए?
तो जो सामान दिया गया है उसका वर्गीकरण जांच किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो ये वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर रेल पथ यानी इंचार्ज के द्वारा किया जाना चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। श्रेणी 2A जारी की गई रेल डैश लाइनों में उपयोग के लिए उपयुक्त है। तो जो श्रेणी 2 का ए है वो किसके लिए उपयुक्त है? तो ये रनिंग लाइन में डाल सकते हैं। आंसर ए हो जाएगा। श्रेणी 2 का बी जारी की गई रेल डैश लाइनों के लिए उपयुक्त है, यानी श्रेणी 2 का बी जो है आपको नॉन रनिंग लाइन में डालना पड़ेगा, यानी साइडिंग लाइन में डालना पड़ेगा। आंसर बी हो जाएगा। स्क्रैप रेल का लेखा जोखा डैश में किया जाता है। तो जो स्क्रैप रेल रहते हैं, जंग लग के खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, तो उसको जो है बेचा जाता है। तो वो कैसे स्थिति में बेचा जाता है? तो वो लंबाई और फिर भार में परिवर्तित करके बेचा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। स्क्रैप स्लीपरों का लेखा जोखा डैश में किया जाएगा। तो अगर स्क्रैप स्लीपर है तो उसकी लेखा जोखा कैसे किया जाता है? तो उसको वजन करके नहीं किया जाता, उसको सिर्फ काउंटिंग करके किया जाता है, संख्या में। उसका आंसर ये हो जाएगा। स्क्रैप फिटिंग और बंधकों का लेखा जोखा डैश में किया जाता है। तो इसका जो है वो बंधक जो होते हैं, लाइनर, ये टूटे फूटे जो भी, तो वो वजन से किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। श्रेणी 1 रेलों को डैश रंग से मार्क किया जाता है। तो श्रेणी 1 के रेल में कोई भी निशान नहीं होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। श्रेणी 2A सेकेंड हैंड रेल फीटों को रनिंग लाइन पर उपयोग के लिए अंतिम छोरों को डैश रंग से मार्क किया जाना चाहिए। तो श्रेणी 2 का ए जो है उसको मार्क किया जाना चाहिए सफ़ेद रंग का लेप लगाकर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। श्रेणी 2B सेकेंड हैंड रेल फीटों को नॉन रनिंग लाइन पर उपयोग के लिए अंतिम छोरों को डैश रंग से मार्क किया जाना चाहिए। तो उसकी कैसे रंग से मार्क किया जाना चाहिए? तो उसको पीला रंग का लेप लगाकर मार्क किया जाना चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रैक में उपयोग किए जाने वाले स्लीपर सेकेंड हैंड फीटों को डैश रंग से पेंट किया जाता है। तो सेकेंड हैंड जो स्लीपर रहते हैं तो उसको पेंट किया जाता है सफ़ेद रंग का लेप लगाकर। इसका आंसर बी हो जाएगा। अनुपयोगी श्रेणी 3 सामग्री जो उपयोग के लिए फिट नहीं है उसके अंतिम छोरों को डैश रंग से पेंट किया जाता है। तो जो क्लास 3 रहता है वो अगर फिट नहीं है, कहीं भी चलने लायक नहीं है, तो उसको लाल रंग का लेप लगाकर फिट किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों मैं अभी नेक्स्ट पार्ट LWR और SWR का बनाएंगे। अगर ये रेल नवीकरण का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।